नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो क्या करना चाहिए, या ईएमआई बाउंस हो जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है और काफ़ी लोग इस सवाल को लेकर परेशान रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कोशिश किया जाएगा आपके इस सवाल का जवाब दे दिया जाए। और ईएमआई बाउंस से संबंधित लोगों के अंदर बड़ी सारी कन्फ्यूजन होते हैं। यहाँ तक कि मैंने काफ़ी ऐसे व्यूअर्स को सुना है कमेंट करते हुए, उनके कमेंट्स पढ़े हैं। कहते हैं जब ईएमआई बाउंस हो जाता है, कहीं गलती से भाई नोटिस आ गया तो बिल्कुल डर जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ईएमआई बाउंस हो गया है, कोर्ट से सम्मन आता है, या वेलेबल वारंट इशू हो जाता है, या नॉन वेलेबल वारंट इशू हो जाता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस सभी का समाधान कैसे करेंगे, कैसे निपटा जाएगा। अगर ईएमआई आपका बाउंस हो गया है, या आपका वारंट इशू हो गया है कोर्ट के द्वारा, या सम्मन आया है, या लीगल नोटिस आया है ईएमआई बाउंस का, तो इन सब के बारे में बात करेंगे और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए ईएमआई बाउंस कब होता है, तो ईएमआई अगर बाउंस की हम बात करते हैं, या तो हम किसी बैंक से या फाइनेंस कंपनी से पैसा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें अधिक पैसा चाहिए होता है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी क्या करती है, हमें ढेर सारा पैसा दे देती है। अब उस पैसा को लौटाने के लिए हमें किस्त दे देती है, मतलब एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट होता है। वो थोड़ा थोड़ा कहती है ना, हमें थोड़ा थोड़ा करके दो। एक रास्ता और भी है, एक और रास्ता है जिसकी वजह से आपको ईएमआई पर चीज़ें मिल जाती हैं। अब जैसे कोई महंगी चीज़ है, आपकी इनकम जो है वो 20,000 रुपये है, लेकिन आपको 2.5 लाख रुपए का या 4 लाख या 10 लाख रुपए का कोई सामान खरीदना है, चाहे प्रॉपर्टी, घर, कुछ भी हो, या कोई गाड़ी हो। तो अब आदमी उतना पैसे इकट्ठा तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए वो क्या करता है, ईएमआई पे सामान फाइनेंस करता है। अब फाइनेंस में होता क्या है, जो बैंक होता है, जो डीलर होता है, उसको सारे पेमेंट दे देता है। अब बैंक कहता है कस्टमर से कि आप मुझे ना थोड़ा थोड़ा करके दे देना। तो ये चीज़ होता है। अब ये चीज़ तो आप लोग समझ गए कि ईएमआई बाउंस क्यों होता है। अब क्यों होता है बाउंस, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं, पहले के समय और था, जब आप लोन लेते थे तो आपका जो अमाउंट होता है चेक के द्वारा डिडक्ट होता था। लेकिन 2007 में एक नया कानून लाया जाता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, इसको शॉर्टकट में पासा 2007 बोलते हैं। तो इसका जो होता है ये ठीक है, इसके तहत अगर जो होता है, अब ये लागू कब होता है, कैसे एक्टिवेट होता है, जब आप लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट में ईसीएस, नैच, इसके बड़े सारे रूप हैं जिनको एक्टिवेट किया जाता है। वो एक्टिवेट होने के बाद में जब आपकी ईएमआई का डेट आता है, यानी इंस्टॉलमेंट का डेट आता है, तो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर आपके बैंक, आपकी जो फाइनेंस कंपनी होती है उसके अकाउंट में उसी डेट को उसी टाइम पर क्या होगा, डिडक्ट हो जाया करेगा। एक टाइम, निश्चित टाइम होता है। अब जब होता क्या है, अब जैसे डेट आ गया आपका किसका, ईएमआई का, इंस्टॉलमेंट का। अब होता क्या है, आपका अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वहाँ पे जो आपका ईसीएस होता है या नैच होता है वो बाउंस हो जाता है। जब ईसीएस आपका बाउंस हो जाता है तो उसको कहते हैं ईएमआई बाउंस हो गया। तो वहाँ पे कंपनी, जो बैंक या कंपनी, फाइनेंस कंपनी होती है, वो आपके ऊपर चार्जेस लगाती है और आपको जमा करने होते हैं जो पैसे बाउंस हुए हैं। अब लोगों के बाउंस क्यों होते हैं, देखिए जब बाउंस होने का रीज़न यही होता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते इसलिए अकाउंट में, इसलिए बाउंस हो जाता है। इनसफिशिएंट फंड होने के कारण से बाउंस हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पैसा नहीं था तभी तो बाउंस हुआ। अब वहाँ पे बात यह होती है कि थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाकर, मतलब जो इसमें चार्जेस हैं, बाउंस चार्जेस हैं, वो सारा जोड़ के और ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पैसा करके जमा कर दो। मतलब एक निश्चित अमाउंट तो जमा नहीं किया जा रहा, छोटा अमाउंट, फिर बड़ा अमाउंट जमा करना जो कस्टमर होता है उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। बैंक के जो एजेंट होते हैं कोशिश करते हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, उसके बाद में बैंक कोशिश करेगा, आप आउट ऑफ रीच हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें बैंक के कांटेक्ट में बने रहना है, उनसे टाइम मांगना है, पैसा अरेंज करके टाइम से जो आपकी लेट पेमेंट है, जो बाउंस चार्जेस है, उसके साथ में जमा कर देना है। आपकी जो अगली ईएमआई होगी वो ऑन टाइम पे कट जाएगी। तो एक तो केस को बिगड़ने से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है। लेकिन अगर आप यही नहीं कर पाते हैं तो दूसरी ईएमआई भी अगले महीने में क्या हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी। फिर तीसरी ईएमआई भी अगले महीने में बाउंस हो जाएगी। लेकिन जब दूसरी ईएमआई बाउंस होती है तो उस बीच में कंपनी से कॉन्टैक्ट, जो आपकी कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं रोकनी है, क्योंकि जब आप कनेक्टिविटी छोड़ देते हैं तो जो बैंक होता है वो फिर परेशान हो जाता है।
फिर क्या कहते हैं, फिर वो केस डालने या लीगल नोटिस भेजने जैसी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो अब हमें वहाँ पे करना क्या होता है, जैसे ईएमआई अगर दूसरी बाउंस हो गई तो बैंक से बात करो, समझ लो, पैसे कैसे भी करके जमा करो, ठीक है। अब तीसरी भी जमा हो गई तो देखिए, जैसे अब एक अमाउंट बाउंस, एक ईएमआई जब बाउंस होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, या लगातार 4-5 हो जाती है, तो बैंक देखो कुछ कंडीशन में होता है बैंक एक्शन नहीं लेता है, वो कोऑपरेट करता है। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अभी वकील साहब जो बता गए वो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन बता गए, लेकिन हमारा तो काफ़ी समय से बाउंस हो गया, बैंक ने कुछ किया नहीं। हो सकता है बैंक ने आपके केस में नहीं किया, हो सकता है सोचता है कि हाँ भाई चलो पेमेंट कर देंगे, लेकिन जनरली अगर 3 EMI 4 EMI बाउंस हो जाती है तो बैंक आपको लीगल नोटिस भेजेगा। अलग अलग तरीके से लोगों को डरवाने की भी कोशिश करते हैं। कई ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने तो ये भी कहा था कि बैंक गाली भी देते हैं, वो गाली देकर, जो एजेंट होते हैं गाली देते हैं और पैसा जमा करने के लिए फोर्स करते हैं। तो ऐसा तो कोई भी गाइडलाइन नहीं है, आरबीआई की चाहे गाइडलाइन उठा लीजिए, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी बैंक आपको गाली दे सकता है, एजेंट गाली दे सकता है रिकवरी के लिए, ऐसा कहीं भी रूल नहीं है। मैंने एक लास्ट वीडियो बता चुका हूँ, उसमें ये भी बताया गया कि अगर ऐसा कोई करता है तो कैसे उससे निपटा जा सकता है। अगर आप लोग को देखना है तो जाकर वहाँ पर देख कर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आगे और बहुत ही यूजबल इन्फॉर्मेशन आप लोग लेके जाएंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब ये चीज़ समझ लीजिए, जब बैंक लीगल नोटिस भेजता है तभी आपका मामला सेटल हो सकता है वहाँ बात करके, लेकिन तब भी आप रिप्लाई नहीं करते, सोते रहते हैं। काफ़ी कस्टमर जो होते हैं सोते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद में जब उसका भी रिप्लाई नहीं होता, तब जब आपको लीगल नोटिस भेजा जाता है आपके ईएमआई बाउंस होने का, तो उसके 30 दिन के अंदर, जब आपका ईएमआई बाउंस होता है उसके 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस भेजा जाएगा। 15 दिन कंपनी वेट करेगी, आप या तो रिप्लाई कीजिए या तो आप पेमेंट जमा कीजिए, ठीक है। आप नहीं करते हैं तो उसके बाद में आपका केस फाइल किया जाता है। आपका केस फाइल होगा कोर्ट में। जब कोर्ट में फाइल होगा तो फिर जो कोर्ट होता है वो आपको सम्मन करेगा। अब कोर्ट का जब सम्मन आ गया तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट बुला रही है आपको, अब बैंक नहीं बुला रहा है। पहला सम्मन हो गया, दूसरा सम्मन, तीसरे में भाई सीधा जो अपोजिट पार्टी होगी वो सीधे कहेगी जज साहब से आप ऐसा कीजिए, वारंट इशू कीजिए। तो जज साहब क्या करेंगे, वेलेबल वारंट इशू कर देंगे, तब भी नहीं आओगे, फिर नॉन वेलेबल वारंट इशू कर देंगे। लोग वारंट से बहुत डरते हैं, तो देखिए वारंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वेलेबल वारंट है तो भी बेल हो सकती है, और नॉन वेलेबल वारंट है तब भी बेल हो जाएगी। तो घबराइए मत, अब तो भैया वारंट इशू हो गया, अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बैंक से अगर कनेक्टिविटी है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं आप क्या करें, तो बैंक में आप कोर्ट में जाइए और बोलिए कि किस कारण से आप बैंक में नहीं आ पाए। आपके पास वहाँ पे एक रीज़न होना चाहिए, ठोस रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों नहीं आ पाए कोर्ट में। तो ये चीज़ें होती है। और उसके बाद में अगर आप सेटल करना चाहते हो तो वहाँ जाकर कोर्ट में बोल सकते हैं कि हमारा मेडिसिन हम केस सेटल करना चाहते हैं। कोर्ट तुरंत बोलेगी ठीक है हम आपको मेडिसिन सेंटर में भेज दे रहे हैं, वहाँ केस जाकर सेटल कर लीजिए। अगर वहाँ हो जाता नहीं, देख लीजिए नेशनल लोक अदालत भी होता है, वहाँ जाकर सेटल कर लीजिए। हर साल कम से कम 4 नेशनल लोक अदालत लगते हैं, उन चारों में से किसी एक में सेटल कर लीजिए। तो बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी होती है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बचने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं बचना चाहते तो बात अलग है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं आपको सेटल करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को मैं काफ़ी अपने कई सारे वीडियो में बताता हूँ जो चेक बाउंस या ईएमआई बाउंस केस से संबंधित होता है। जो 2010 का एक जजमेंट है दामोदर एस प्रभु बाबा सैयद लाल, ये बहुत ही फेवरेट जजमेंट है मेरा, और उसके तहत भी सेटल कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप केस को सेटल करना चाहते हैं कर लीजिए। तो ये चीज़ होता है, अगर आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है तो ये पूरा प्रोसेस होता है, आपको डील कैसे करना होता है। आप मेडिसिन सेंटर में भी दोनों पार्टी आमने सामने होती, वहाँ पे एक दूसरे से बात करके सेटल कर सकते हैं। आप नेशनल लोक अदालत में भी सेटल कर सकते हैं, क्योंकि ये केस कंपाउंडेबल होता है, सेटल किया जा सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ईएमआई बाउंस हुआ है, आपने कोई मर्डर नहीं किया है, कोई ऐसे कॉन्जुगल ऑफेंस नहीं किया है, ईएमआई ही तो बाउंस हुआ है। मैं जाइए, डरिए मत, कोर्ट में जाइए, जो भी सारी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वहाँ पे ऐसी दिक्कत है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। और आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिला होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ना जो यूट्यूब होता है इस वीडियो को प्रमोट करेगा। जब प्रमोट करेगा तो ये वीडियो काफ़ी लोगों के पास जाएगा
और इस वीडियो से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आपका कोई सगा संबंधी है तो फटाफट उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज को पा जाए। और जब कभी उसका ईएमआई बाउंस हो तो ऐसे घबराए ना, कोर्ट से सम्मन आए या वारंट आए तो डरे ना, और कैसे बचा जाएगा, कैसे डील किया जाएगा, इन सब के बारे में वो जानेगा। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही यूजेबल रही होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।